नमस्कार, मेरा नाम नितिका बासु आहूजा है। मैं एक बिहेवियरल फैसिलिटेटर हूँ और आज ईडीपी ट्रेनिंग मॉड्यूल 4 के अंतर्गत मैं बिज़नेस एथिक्स की बात करना चाहूँगी आपसे। बिज़नेस एथिक्स जैसे कि नाम ही पर से हमें पता चलता है कि हर एक काम को करने की कुछ नीतियाँ होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं और इन सब को जब हम पूरी तरीके से मिलाते हैं तो वो बिज़नेस एथिक बन जाता है। तो ये बिज़नेस एथिक्स क्या हैं, इनकी शुरुआत कैसे होती है, ये हमारे काम में किस तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन सारी बातों की चर्चा हम आज इस मॉड्यूल में करेंगे। तो सबसे पहले एथिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है जिसको हम आपको बता सकते हैं मैनेजरियल एथिक्स के हिसाब से कि अगर किसी मैनेजर ने कोई डिसीजन लिया है जो रूल्स के दायरे में है और वो उस एथिक को अपने स्टेक होल्डर्स को बता सकता है और साथ ही उसको ये भी भरोसा हो कि वो जो उसके मित्र हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो उसके इस डिसीजन से सहमत होंगे, तो वो डिसीजन जो है, तो वो लिया गया जो फैसला है वो एथिकल हो सकता है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं कि अगर कोई डिसीजन, कोई निर्णय आपने लिया है और उसको आप बहुत ही खुले तौर पे लोगों को बता सकते हैं और आपको इस बात का भी भरोसा हो कि लोग उस निर्णय से सहमति रखेंगे, इसका मतलब ये है कि वो जो आपका निर्णय है वो एथिकल है, एथिक्स के दायरे में है। एथिक्स से हमारे 3 मॉडल हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स को बताते हैं, जिसमें पहला है सोशल एथिक्स, फिर प्रोफेशनल एथिक्स और उसके बाद इंडिविजुअल एथिक्स। हम इन तीनों एथिक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि नाम से ही पता लगता है सोशल एथिक्स, आपको भी ये सुनकर कुछ समझ में आता है। हम सब एक समाज में रहते हैं, समाज में रहने के कुछ कायदे कानून हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ व्यवहार हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक इन्हीं बातों से हमारे सोशल एथिक्स की शुरुआत होती है। एक समाज में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ किस प्रकार से डील करते हैं उसको हम सोशल एथिक्स कहते हैं और ये सोसाइटी के द्वारा बनाए हुए वैल्यूज़, नॉर्म्स के ऊपर आधारित है। जो भी हमारे जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ के जो वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स हैं जो लोगों के द्वारा या हमारे द्वारा बनाए गए हैं, ये उन पर आधारित होते हैं और ये समाज के लोग जिस प्रकार से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, इससे भी हमारे सोशल एथिक्स की शुरुआत होती है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हम समझें कि हर समाज अलग होता है, वहाँ रहने वाले लोग अलग होते हैं, इसीलिए उनके एथिक्स भी अलग होते हैं। हमारे समाज के जो एथिक्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे देशों में भी वही एथिक्स फॉलो हों। ये तो मेरे ख्याल से आप सबने देखा ही होगा और समझते ही होंगे। 2 देश, जैसे आप हमारे देश को लीजिए और पश्चिमी देशों को लीजिए, हमारी सभ्यताएं और हमारे एथिक्स में बहुत फ़र्क है। जो बातें हमारे लिए सही हैं उनको उन बातों का अंदेशा भी नहीं है और जो बातें उनके लिए सही हैं वो शायद हमारे देश में लागू ही ना होती हों। इसीलिए एथिक्स हर देश का अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया है कि कुछ देशों में रिश्वत जो है वो एथिकल है, वो एक आम प्रैक्टिस है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ देशों में ये कानूनन अपराध है, राइट। तो हर देश के हिसाब से उनके एथिक्स होते हैं जिसको हम सोसाइटल एथिक्स या सामाजिक एथिक्स कहते हैं। इसी प्रकार से प्रोफेशनल एथिक्स भी ओरिजिन होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं, ग्रुप ऑफ मैनेजर्स, वो कैसे उस जगह पर बिहेव करते हैं अपने कलीग से, अपने जूनियर्स से, अपने कस्टमर्स से या अपने सीनियर्स से। तो उनका व्यवहार प्रोफेशनल एथिक्स को डिफ़ाइन करता है और प्रोफेशनल एथिक्स भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और कोड कंडक्ट के ऊपर आधारित होता है।
हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स होते हैं, बिहेवियल मैनरिज्म होते हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर या एथिक अलग हो सकता है। इसी प्रकार से कुछ इंडिविजुअल एथिक्स होते हैं और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहीं से बाकी सारे एथिक्स भी निकल कर आते हैं। इंडिविजुअल एथिक्स यानी कि हम किस परिवार में बड़े हुए हैं, किस परिवेश में पले बड़े हैं, हमें क्या बचपन से मॉरल वैल्यू सिखाई गई हैं, उसी के आधार पर हम समाज में या प्रोफेशनल प्लेस में बिहेव करते हैं, तो वो हमारा इंडिविजुअल एथिक कहलाता है। उदाहरण देना चाहूँगी कि कुछ लोग छोटे से मुद्दे पर आर्ग्यू करना बहुत पसंद करते हैं, मतलब चर्चा करना या बहस करना बहुत पसंद करते हैं। उनको लगता है कि बिना बहस किए, बिना चर्चा किए किसी भी मुद्दे को जाने नहीं देना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हर छोटी बात पर चर्चा या बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ बातों को ऐसे ही मान लेना चाहिए। सिर्फ वही मुद्दे जो बहुत ज़रूरी हों, जिन पे चर्चा किए बिना काम ना बने, उनको ही चर्चा का विषय बनाना चाहिए। तो ये हर परिवार के हिसाब से व्यक्ति सीखता है और उसको वो वर्क प्लेस में या समाज में आकर उस व्यवहार को वो दर्शाता है। एथिकल डिसीजन क्या होते हैं, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। एक की एथिकल डिसीजन जो होता है, जो हर एक एंटरप्रेन्योर को या बिजनेस हाउस को लेना होता है, वो ये कि वो कैसे फ़ायदे और नुकसान को अपने स्टेक होल्डर्स में वितरित करे। हर कंपनी को फ़ायदा और नुकसान होता है और वो जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो उस कंपनी का हिस्सा है, जिन्होंने उसमें अपनी पूंजी लगाई है, उनमें वो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे यानी कि वितरित करे। इसमें एक सिचुएशन जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, मान लेते हैं कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक फर्म है जो पिछले 2 सालों से बहुत प्रॉफिट अर्न कर रही है। ये स्थिति है और इसके ऊपर जो मैं आपको सवाल पूछूंगी उसके जवाब आपको ढूंढने हैं। तो जो ये कंपनी है, ये 2 साल से मुनाफा कमा रही है, फ़ायदा कमा रही है। तो उस फ़ायदे को, उस प्रॉफिट को किसके पास जाना चाहिए? एम्प्लॉयज़ के पास जाना चाहिए, मैनेजर्स के पास जाना चाहिए या स्टेक होल्डर्स के पास जाना चाहिए? क्योंकि सभी को इसमें एक हिस्सा चाहिए होता है। या फिर उस फ़ायदे को भविष्य के लिए रख दिया जाए कि भविष्य में जब कोई परेशानी हो तो ये जो मुनाफा कमाया गया है वो पैसा निकाल के भविष्य की परेशानियों का उससे निपटारा किया जाए। तो इसमें से कौन सा डिसीजन जो है वो एथिकल है? आप सोच के बताइए, कौन सा डिसीजन एथिकल कहलाएगा? पहला कि मुनाफे को एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स और स्टेक होल्डर में बांट दिया जाए, या फिर मुनाफे को भविष्य के लिए संभाल के रख दिया जाए। ऐसे में कुछ सवाल और भी आते हैं। जब आप कंपनी के एम्प्लॉयज़ को रिट्रेंच करते हैं, निकालते हैं या हटा देते हैं, तो क्या उनके लिए भी कुछ धन बचा के रखना चाहिए? जब आप किसी को हटा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी ज़्यादा तनख्वाह दे के हटाना पड़ता है। या फिर एक और पॉइंट है कि स्टेक होल्डर ही जो है वो पूरा करता धरता होता है, यानी कि उसको ही सारा प्रॉफिट दे दिया जाए। इसमें से कौन सा डिसीजन आप लेंगे जो कि एथिकल कहलाएगा? सोच कर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और जब हम एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो ये स्थिति हम सब के सामने आकर खड़ी होती है। लेकिन इसका फैसला ही आपको एथिकल एंटरप्रेन्योर बनाता है और आपको बिजनेस एथिक्स के गुण सिखाता है। खैर, आपका जो भी जवाब हो वो आप सोचिए और लिखिए और उसको हम आगे चर्चा में लाएंगे। कुछ और एथिकल डिसीजंस होते हैं जो मैनेजर्स को लेने होते हैं, जैसे कि क्या वो अपने सप्लायर्स की पेमेंट जो है वो समय पे करें या रोक लें। रोक लेने पे फ़ायदा है, बैंक में अमाउंट है तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर जिन लोगों को आप निकाल रहे हैं काम से, उनको आप थोड़ा ज़्यादा पैसा दें ताकि वो आगे जब तक उनको नौकरी ना मिले उनका काम चलता रहे। या फिर आप बाहर से सामान खरीद के मंगवाएं जहाँ पे लोग चाइल्ड लेबर का यूज़ करते हैं। इन तीनों ही स्थितियों में देखिए, अगर आपने पहली स्थिति आपने जो सप्लायर्स हैं उनके पैसे रोक लिए, इससे उनको नुकसान है क्योंकि उनके पैसे रुक रहे हैं, लेकिन आपको फ़ायदा है।
दूसरा, अगर आपने जो वर्कर्स को निकाल दिया, उनको ज़्यादा पैसे दिए, तो इसमें उनको फ़ायदा है पर आपको नुकसान है, क्योंकि आपके पास से पूंजी निकल जा रही है। और तीसरा, अगर आप किसी ऐसी संस्था से, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से सामान ले रहे हैं जहाँ पे चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल होता है, तो ये लीगली सही नहीं है, लेकिन उन लोगों को इस काम के पैसे मिलते हैं जिससे उनकी दाल रोटी चलती है। तो इसमें आप कौन सी बात को अपनाएंगे और कौन सी बात को आप मना कर देंगे, ये भी एथिकल डिसीजन का हिस्सा है। सोचिए इन सब बारे में और फिर आप समझ पाएंगे कि ये क्यों एथिकल डिसीजन है, क्योंकि हर एक पक्ष के दो पहलू हैं, एक में फ़ायदा है, एक में नुकसान है। लेकिन किसी एक को फ़ायदा है तो दूसरे को नुकसान है, लेकिन एथिक्स दोनों ही पार्ट में है। तो आप किस एथिक को अपनाएंगे, आपका क्या डिसीजन होगा, आपका क्या निर्णय होगा, वो आपके एथिक्स को डिफ़ाइन करता है। इसी तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम सबको सोचना चाहिए कि हमें एथिकली बिहेव करने की आवश्यकता ही क्या है। हमने अपने रूल्स, नॉर्म्स, कस्टम सब बना के रखे हैं और कोशिश करके हम सब वैसा ही व्यवहार भी करते हैं जो हमें उचित लगता है, लेकिन फिर ये एथिक के टर्म्स में हम इसको क्यों अंदर डिफ़ाइन करते हैं। तो मैनेजर शुड बिहेव एथिकली टू अवॉइड हार्मिंग अदर्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप एथिकली नहीं व्यवहार करेंगे, अगर आप नीतिपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे होंगे, नोइंगली या अननोइंगली। शायद आपको इस बारे में पता हो या ना भी पता चल पाए, लेकिन किसी न किसी को नुकसान ज़रूर पहुंच रहा होगा। दूसरा, मैनेजर्स जो कि एक इंचार्ज हैं, जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनकी एक जिम्मेदारी और भी है कि जो भी उनके पास रिसोर्सेज है, संसाधन है, उसका वो बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, उनको व्यर्थ न जाने दें। तो इसमें भी बहुत सारे एथिक्स इन्वॉल्व हैं। अनएथिकल मैनेजर्स रन द रिस्क फॉर लॉस ऑफ रेपुटेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपका व्यवहार अनएथिकल है तो वो आपकी इमेज को डैमेज कर देता है, और जब भी किसी व्यक्ति का इमेज खराब हो जाता है तो उसके बहुत सारे नुकसान उसको या ऑर्गेनाइजेशन को झेलने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आपकी इमेज ख़राब हो गई तो लॉन्ग टर्म में मैनेजमेंट को नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि कोई आपको ट्रस्ट नहीं करेगा, आपके साथ काम करना नहीं पसंद करेगा, आपको अपनी बात बताना नहीं पसंद करेगा, और अल्टीमेटली इससे प्रोडक्शन का नुकसान होगा। दूसरा, हर एक स्टेक होल्डर, हर एक व्यक्ति जिसकी पूंजी लगी उस बिज़नेस में, उसकी भी रेपुटेशन को आंका जाएगा कि अगर आप अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं तो शायद बाकी के लोग भी ऐसे हों। और जब सभी का व्यवहार या एथिक्स जो है वो प्रश्न चिन्ह बन जाएगा तो लोग आपकी कंपनी में ही काम करना पसंद नहीं करेंगे, जिससे अल्टीमेटली पूरा नुकसान आपको और आपकी कंपनी को उठाना पड़ेगा। इसीलिए एथिकल बिहेवियर हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स के लिए। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स ज़रूरी क्यों है, ये एक बहुत ही गंभीर बात है जिसको अगर आप समझें तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि एथिकल बिहेवियर जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है। अगर आपका व्यवहार नीतिपूर्ण है तो आप कॉर्पोरेट सोशल बिहेवियर अपने आप ही फॉलो करने लगते हैं। जैसे कि अगर आपका व्यवहार नीतिपूर्ण है तो आप बहुत सारे कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित कर सकते हैं, जिससे आपकी सेल्स बढ़ सकती है और आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर आपका बिहेवियर एथिकल है तो आपके एम्प्लॉयज़ उस कंपनी में रहना पसंद करेंगे, आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, जिससे कि उनके छोड़ के जाने की जो स्थिति बनती है वो कम होती जाएगी, और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि एक एक्सपीरियंस आदमी आपके साथ लगकर काम कर रहा होगा। तीसरा, जब आप एथिकल प्रैक्टिसेस को
फॉलो करते रहेंगे तो दूसरे और एम्प्लॉयज़ भी आप ही के साथ मिलकर काम करना पसंद करेंगे, जिससे कि आपके पास एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ की नंबर्स बढ़ते रहेंगे और आपका काम और अच्छा हो जाएगा। चौथा, जो इन्वेस्टर्स हैं जो आपकी कंपनी में पूंजी लगाना चाहते हैं, वो आपके एथिकल प्रैक्टिसेस को देख के इम्प्रेस होंगे, प्रभावित होंगे और वो आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, ना कि आपकी कंपनी को टेक ओवर करना चाहेंगे। तो बहुत सारे फ़ायदे भी हैं जब आप एथिकल प्रैक्टिसेस को अपने बिजनेस में फॉलो करते हैं। और जो हमने बात की, जब आप एथिकल प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है, जिसमें कि 3 बातें हैं। पहला कि कॉस्ट एंड रिस्क रिडक्शन। कैसे, सोच के हम बताइए। जब आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा तो रिस्क कम होता जाएगा, पूंजी कम लगेगी, क्योंकि आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आप बायर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी सेल बढ़ रही है, आपकी प्रॉफिट बढ़ रही है। तो आपकी जब आप जो हमारे डिमांड और सप्लाई की थियोरी, उसको आप यहाँ पे बखूबी अप्लाई कर सकते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड है, आप उतने ही रिसोर्सेज में उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो सप्लाई है वो बढ़ गई है। एंड देन एंटी कैपिटलिस्ट सेंटिमेंट, मतलब कि जब आप एथिकल तरीके से काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऐसी बात नहीं होती जिस पे धरना प्रदर्शन, हड़ताल, स्ट्राइक या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आके खड़ी हो, जिससे कि एम्प्लॉयज़ आके जो है आपके साथ लड़ाई करें या झगड़ा करें। ये सब एंटी कैपिटलिस्ट सेंटिमेंट्स जो हैं आपके हट जाते हैं और आपके एथिकल प्रैक्टिस से आपको एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ की प्राप्ति होती है। बिजनेस एथिक का मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से अपने स्टेक होल्डर्स के साथ एथिकल मैनर में बिहेव करें, और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो उसका प्रभाव कुछ निम्न चीज़ों पर होता है। सबसे पहले आपके बिहेवियर से, आपके एथिकल बिहेवियर से आपके एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट बढ़ती है। वो आपके साथ आप ही की तरह जुट कर लग कर काम करना पसंद करते हैं। दूसरा, इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स का आप पे विश्वास बढ़ता है और आपके ऊपर भरोसा आने लगता है। लीगल प्रॉब्लम्स और पेनल्टीज़ कम होने लगती हैं, क्योंकि आप एथिक्स में रह के काम कर रहे हैं, इलीगल काम तो कर ही नहीं रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ से आएगी। कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, क्योंकि अगेन प्रोवाइडिंग अ गुड प्रोडक्ट इज़ समथिंग एथिकल, और जब आप अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर्स को देते हैं तो वो सेटिस्फाइड होते हैं। The ability to build relationship with stakeholders, आपकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी अच्छी रिलेशनशिप बनती है, क्योंकि आप एथिकल प्रैक्टिस करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल कर पाते हैं, परफॉर्मेंस, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट भी बढ़ता है, और साथ ही साथ बहुत ज़रूरी कि आपका रेपुटेशन और इमेज भी बहुत अच्छा बना रहता है, क्योंकि आपका व्यवहार जो है वो नीतिपूर्ण है। कुछ बातों की हम थोड़ी डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। एथिक्स कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉयज़ कमिटमेंट। कैसे ये एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट में कैसे योगदान देता है? कम्स फ्रॉम एम्प्लॉयज़ हु बिलीव देयर फ्यूचर इज़ टाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन। कितनी इम्पॉर्टेंट बात है कि एक व्यक्ति को ये लगे कि मेरा भविष्य इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, मैं यही काम कर सकता हूँ और कहीं नहीं। और जब वो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो पर्सनल सैक्रिफाइसेस करने के लिए भी तैयार रहते हैं, यानी कि ज़्यादा समय देना, छुट्टी के दिनों में भी आके काम करना, ऐसे बहुत सारी और चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में लोग करते हैं और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं। ये दिखाता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो कमिटेड हैं, और वो किस लिए? क्योंकि आपकी एथिकल प्रैक्टिसेस है। दूसरा, एथिक्स कंट्रीब्यूट टू इन्वेस्टर्स लॉयल्टी। आपके एथिक्स इन्वेस्टर्स की लॉयल्टी को कैसे बढ़ाते हैं? Companies perceived by their employees as having a high level of honesty and integrity are more profitable than companies with a low level of honesty and integrity. मतलब कि
एम्प्लॉयज़ अपनी कंपनी को कैसे देखते हैं, जहाँ पे बहुत हाई लेवल की, बहुत उच्च स्तरीय लॉयल्टी है, भरोसा है, विश्वास है, उस कंपनी को वो बहुत ही ऊंची दर्जे पे रखते हैं रादर देन उन कंपनियों के जो चीटिंग, धोखाधड़ी और इन सब तरीके से अपनी कंपनी को बढ़ाते हैं। तीसरा, एथिक्स कंट्रीब्यूट टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन में एथिक्स कंट्रीब्यूट करते हैं? Consumer respond positively to socially concerned business. Being good can be extremely profitable. Customer satisfaction dictates business successes. मतलब कि जितना आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे with good product, after sale services, कस्टमर केयर सर्विसेज, द वे यू डील विद देम, उनके साथ कोई चीटिंग नहीं, उनको प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन देना, कुछ छुपाना नहीं, और जो भी परेशानी आए उसमें उनके साथ अच्छे से व्यवहार करके उस परेशानी को सुलझाना, ये सब एथिकल प्रैक्टिसेस हैं। जब ये एथिक आप फॉलो करते हैं तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन और भरोसा आपकी कंपनी के ऊपर बढ़ता है, और इस तरीके से आपके एथिक्स इन दिशाओं में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब बहुत ही चर्चा का विषय है बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आप बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल हैं, नॉर्म्स हैं, एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखते हैं, उनको सैलरी टाइम पे देते हैं, उनकी सैलरी उनके स्किल के हिसाब से देते हैं, प्रोडक्शन आप जो है उसमें कोई मिलावट नहीं करते हैं, एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं, तो जब आप ये सब काम करते हैं तो अल्टीमेटली आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, और यही बिजनेस एथिक का भी एक पार्ट होता है। अब एंटरप्रेन्योर वर्सेस बिजनेस एथिक्स, ऐसे कौन से उद्यमी लोग हैं और उनके साथ बिजनेस एथिक्स कैसे काम करता है, इसमें कुछ चंद बातें हैं जो ध्यान रखने की ज़रूरत है। Specifically define values and ethics as they relate to vendors, customers and employees. मतलब ये वैल्यू सिस्टम स्पेसिफिकली एथिक्स से को डिफ़ाइन करता है, जिसमें वेंडर्स, कस्टमर और एम्प्लॉयज़ खुद को उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं। ऐसे ही जब आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं ऑन स्पेसिफिक थिंग्स और स्किल्स, वो भी खुद को उस बिज़नेस से जुड़ा हुआ पाते हैं कि कंपनी हमारा ख्याल रख रही है, हमारा स्किल डेवलपमेंट कर रही है, हमारा कौशल विकास कर रही है, तो ये कंपनी हमारे बारे में सोचती है। तीसरा, प्लान एंड पुट इनटू प्रैक्टिस अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू पीपल हु मेक डिफ़िकल्ट चॉइसेस। वो लोग जो आपकी कंपनी के लिए बहुत ही कठिन निर्णय लेते हैं, उनके लिए आपके पास एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है कि हाँ, ये कार्य बहुत अच्छे से कर रहा है, उसको आप अप्रिशिएट कर पाते हैं। चौथा, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस या फेलियर कुछ भी आती है तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आपका रिस्पॉन्स क्या होता है। ऐसा तो नहीं कि सक्सेस है तो आप बहुत खुश हैं और फेलियर है तो आपने लोगों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। आपका रिस्पॉन्स भी बिजनेस एथिक को डिफाइन करता है। और आखिरी बात, मेक श्योर यू रीइंफोर्स ऑल हु मेक एन इम्प्रूवमेंट, नॉट जस्ट अ सेलेक्ट फ्यू। मतलब कि हर वो व्यक्ति जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का जिम्मेदार है, आप हर किसी की सराहना कीजिए। सिर्फ चंद लोग जो आपके अपने हैं, जो आपके चहेते हैं, सिर्फ उनकी सराहना नहीं कीजिए। इससे क्या होगा, आपके बिजनेस का एथिक जो है वो क्लियरली सब तक कम्युनिकेट होगा कि ये व्यक्ति जो है वो सबकी सराहना करता है, सबको एक ही नज़र से देखता है और बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं करता। तो ये थी कुछ बिजनेस एथिक्स की बातें। आई एम श्योर आप इन बातों को भली भांति समझ गए होंगे और इनको आप आगे अपने लाइफ में फॉलो कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं इस मॉड्यूल को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।